Okay, this question says 1,3-dimethyl benzene is a useful starting material for several commercially important compounds. 1,3-dimethyl benzene is also a starting material for the synthesis of the polymer Nomex used in fireproof protective clothing worn by firefighters, military pilots, and race car drivers. The polymer is made from 1,3-dimethylbenzene and 1,3-dinitrobenzene. ठीक है, by the following route. ये given है. अब इन्होंने यहाँ पे जो है नीचे दिया हुआ है नोमैक्स का स्ट्रक्चर और ये दोनों मिलके नोमैक्स बनाते हैं. तो आगे इन्होंने क्या बोला इसमें, व्हाट टाइप ऑफ अ पॉलीमर इज नोमैक्स. अब इसमें एक मोनोमर में COOH है, दूसरे मोनोमर में NH2 है, तो इट इज अ पॉलीअमाइड. सजेस्ट द बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग स्टेप 3. द बाय प्रोडक्ट इन स्टेप 3 वुड बी, क्योंकि COOH और NH2 है तो इट वुड बी वाटर. सजेस्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 2. स्टेप 2 में आपका नाइट्रोबेंजीन जो है फिनाइल अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है. नाइट्रोबेंजीन टू फिनाइल अमाइन जो है वो होता है आपका 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl. तो 2, 3 और 4 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए क्या है. वॉट एवर पॉलीमर इज नोमैक्स, इट्स अ पॉलीअमाइड. सजेस्ट द बाय प्रोडक्ट फॉर्म वाटर. Suggest the reagents and conditions 10 plus concentrated HCl. ठीक है, ये पार्ट्स 2, 3 और 4 के जवाब हो गए. पार्ट 1 क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 रिपीट यूनिट ऑफ नोमैक्स इन द बॉक्स अबव. अब 1 रिपीट यूनिट ऑफ नोमैक्स बनाएंगे तो इसमें दोनों मोनोमर शो करेंगे. मैं इसको एक को रेड और एक को ब्लू से शो करूंगा. तो जो मोनोमर लेफ्ट पर है उसको मैंने रेड से शो कर दिया. ठीक है, ये हो गया आपका पहला मोनोमर. दूसरा मोनोमर ब्लू से शो होगा. ये हो गया दूसरा मोनोमर. तो दिस इज 1 रिपीट यूनिट ऑफ नोमैक्स. और बीच में CONH जो है आपका, ये आपका अमाइड बॉन्ड हो गया जिसको मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, तो पार्ट 4 तक हो गए हमारे सवाल. पार्ट 5. Suggest how and why the properties of polymer might change if some of the diamine monomers were replaced with 1,3,5 triaminobenzene. यानी 2 अमाइन के बजाय 3 अमाइन होंगे तो नंबर ऑफ पॉलीमर जो वो अमाइड बॉन्ड्स होंगे वो बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली. ठीक है ना. तो इन अ सिंगल पीस ऑफ द पॉलीमर अब जो है ज्यादा उसके अंदर पॉलीमर चेन होंगे, तो आप क्या बोलोगे, इट वुड बी हार्डर पॉलीमर या मोर डेंसर, यूं बोलोगे. द पॉलीमर वुड बी पॉलीमर वुड बी मोर डेंसर. ठीक है, एज देयर वुड बी मोर पॉलीमर चेन्स पर यूनिट. यूनिट का मतलब एक स्मॉल पीस. ठीक है, एक स्मॉल पीस अगर आप लोगे इसका तो उसमें नंबर ऑफ पॉलीमर चेन ज्यादा होंगी, 3 होंगी. ठीक है, इस वजह से इट वुड बी मोर डेंसर. और मोर डेंसर होने की वजह से याद रखना कि पॉलीमर जो आपका है वो स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगा. ठीक है, पॉलीमर वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिजिड. ये चीजें आपने याद रखनी है. ठीक है, अगर पर यूनिट पॉलीमर ज्यादा आ जाता है तो वो डेंसर हो जाता है, इट इज स्ट्रॉन्गर एंड इट बिकम्स मोर रिजिड. ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है. कहीं पर भी कोई भी सवाल में अगर ये हो कि अगर नंबर ऑफ पॉलीमर चेन्स बढ़ रही हैं किसी एक पीस ऑफ पॉलीमर में तो उसका असर क्या होता है. पॉलीमर बिकम्स मोर डेंसर, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, इट बिकम्स मोर रिजिड. सर उसकी तो क्या कहते हैं वो जो क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएगी ना और वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड. वेंडरवॉल नहीं, सॉरी हाइड्रोजन सॉरी. बॉन्डिंग बढ़ जाएगी.
हाँ सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ, बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन इसमें क्या है बॉन्डिंग वो और बढ़ेगी। ज्यादा हार्ड हो गया, हार्ड नहीं, स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया, सही। स्ट्रांग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं, स्ट्रांगर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा है? पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स जॉइंट ईदर बाय एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन। A. Complete the table by placing a tick in the correct column to indicate the type of reaction. अब ये जो है इसमें NH2 और COOH दोनों हैं, तो अमाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, विच मीन्स ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेगा। दूसरा वाला जो है उसके अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड है और OH है। OH की वजह से ये जो है आपका COOH से रिएक्ट तो कर सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ही OH है, तो ये पॉलीमर नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये सिर्फ एडिशन होगा। तीसरा वाला, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है और कोई और ग्रुप नहीं है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन पॉलीमर बनाएगा। नेक्स्ट, पॉलीथीन बैग्स pollute the environment for a long time because they are non biodegradable, suggest why। ठीक है, why is it non biodegradable? As polythene has no ester or amide bonds, hence they cannot undergo hydrolysis when exposed to microorganisms in the environment। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोडिग्रेड करते हैं हमारे पॉलीमर्स को, और वो क्या करते हैं? वो एस्टर और अमाइड बॉन्ड ब्रेक करते हैं। हाउ? दे ब्रेक देम थ्रू हाइड्रोलिसिस। जब एस्टर और अमाइड बॉन्ड मौजूद ही नहीं है तो हाइड्रोलाइज क्या होगा? कुछ नहीं। इस वजह से दे डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दैट मींस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, the there has been considerable research into making biodegradable plastic bags. The repeat unit for one of these polymers used, polylactic acid, is shown। ठीक है, draw the structure of the monomer for PLA, polylactic acid। इसका सर जो है OH CH3 C डबल बॉन्ड OH। जी, अच्छा, इसमें जो इन्होंने ये रिपीट यूनिट शो किया ना, इसमें एक मजे की बात है। वो क्या है? इन्होंने सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सिंगल बॉन्ड ओ शो कर दिया है। अगर आपको एक रिपीट यूनिट शो करना था जो दोनों तरफ से बॉन्ड बना रहा है ना, उसका तरीका शो करने का थोड़ा डिफरेंट होता है। इधर देखो, ये होता है उसका तरीका। ओ यूं आएगा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ लगेगा CH3, यहाँ होगा सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर ये जो मैंने रेड में अभी बनाया है ना, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोनोमर है, जिससे ये पता चलता है कि एक एंड पर OH लगा हुआ है, एक एंड पर COOH लगा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने शायद कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके दिया था, या ये आपको टेस्ट करना चाह रहे थे कि जब एक पोर्शन शो किया है तो उस पोर्शन से आप खुद डिराइव करो। तो इसके लिए आपका जो रिपीट यूनिट होगा वो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? ये जो जहाँ पे CH3 लगा है, तो ये C हो गया, CH, नीचे CH3, लेफ्ट पर OH, राइट पर COOH। और अगर हम ये सभी डिस्प्ले शो कर रहे हैं तो जो CH है उसको भी मैं चेंज करके डिस्प्ले शो कर देता हूँ। ठीक है ना, CH, दिस इज द मोनोमर फॉर पॉलीलैक्टिक एसिड। सही है, तो इस चीज का ख्याल रखना। इन्होंने इस यूनिट जो इन्होंने शो किया उसमें C डबल बॉन्ड ओ के साथ सिंगल बॉन्ड O लगा दिया। वो O कार्बोक्सिलिक एसिड का O नहीं है, वो अल्कोहल का O है, जो कि एक्चुअली CH3 वाले कार्बन के साथ अटैच होगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी सिचुएशन प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। इसी का पार्ट 2 क्या बोल रहा है? सजेस्ट व्हाई PLA ब्रेक्स डाउन मोर इजीली इन द एनवायरनमेंट देन पॉलीथीन। क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज इट हैज गॉट एन एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड जो है इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, PLA is
degradable as it has an ester, and नहीं, it has ester bonds, as it has ester bonds present which can undergo hydrolysis when exposed to microorganisms in the environment. ठीक है, ester bond मौजूद है, it will undergo hydrolysis, so that is why it will biodegrade. Okay, next part. The table shows melting points of three polymers: polyethylene 137, PVC 212 and nylon 66 जो है वो 265. Explain the difference in the melting point of these three polymers in terms of intermolecular forces between the chains. Okay, intermolecular forces between the chains. अच्छा, पॉलीथीन में जो है वो वैंडरवाल्स जो है वो डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे सिर्फ. पीवीसी के अंदर CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड जो है उसकी वजह से इसके अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, और नायलॉन के अंदर आपका अमाइड बॉन्ड है, और अमाइड बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो बेसिकली इन्होंने जो एएस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का टॉपिक था वो पूरा पॉलीमर्स के फॉर्म में आपसे टेस्ट कर लिया. ठीक है, क्या जवाब लिखोगे? देखो, पॉलीथीन क्या है? हैज वैन डर वाल्स डिस्पर्जन फोर्सेस, तो ये वीक हो गया. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या हो गया? पीवीसी हैज डायपोल डायपोल attraction between the CCl bonds. ठीक है, और नायलॉन 66 में क्या होगा? हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग present between the amide bond of different polymer chains. ठीक है, पॉलीथीन में वैंडरवाल फोर्सेस होंगे, आपका पीवीसी में डाबल डाबल अट्रैक्शन होगा, और आपके नायलॉन 66 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो आप इसको ये भी लिखोगे कि वैंडरवाल फोर्सेस आर द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आता है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड विद द मेल्टिंग पॉइंट गिवन. वैंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा वीक होती है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बीच में आती है, तो मेल्टिंग पॉइंट पीवीसी का बीच में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंथेटिक पॉलीएस्टर एंड अ सिंथेटिक पॉलीअमाइड. पॉलीएस्टर तो हमें एक ही पता है, उसका नाम है टेरिलीन. पॉलीअमाइड सिंथेटिक केवलार Nylon. एंड नायलॉन. कोई भी एक लिख दो इनमें से. ठीक है, केवलार या नायलॉन. अच्छा, वैसे नायलॉन अभी 66 हमने लिखे करिए, सिर्फ नायलॉन का नाम लिख दे. जी क्या बोल रहे हो? सिर्फ नायलॉन लिखे, नायलॉन 66 उसका ना ना ना, स्पेसिफिक जस्ट बताएं. नायलॉन, जस्ट नायलॉन, जस्ट नायलॉन. वैसे अगर तुमने अभी जो पास्ट पेपर हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ सीखा है, तो नायलॉन के अलावा हमने एक और चीज अभी नाम देखी है, नोमैक्स. अगर याद रहता है तो आप वो भी लिख सकते हो. और इसी तरीके से पॉलीएस्टर में हमने पॉलीलैक्टिक एसिड. ठीक है, लेकिन ये नाम जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कोई बच्चा लिखेगा, क्योंकि आपने इसको एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ. ये तो अभी पास्ट पेपर में हमने देखे थे, इसलिए ये दो नाम यहाँ पे आ गए. ठीक है, तो यू मे और मे नॉट राइट दिस एंड इट्स ओके. टेरिलीन सबको याद रहेगा, केवलार और नायलॉन सबको याद रहेगा. पार्ट 2. पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स are formed by condensation reactions. Name a molecule which is commonly eliminated in such reactions. ठीक है, H2O. water molecule. Water molecule is eliminated in these reactions. ठीक है ना?
अच्छा, HCl भी एक्सेप्टेबल होगा अगर आप रिएक्शन को एसाइल क्लोराइड से कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 7 का, द टेबल शोज द रिपीट यूनिट्स ऑफ अ नंबर ऑफ पॉलीमर्स, प्लेस अ टिक अगेंस्ट द वंस व्हिच आर बायोडिग्रेडेबल। ओके, बायोडिग्रेडेबल हमें इसमें ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। पहला वाला COO अमाइड बॉन्ड है, अमाइड सॉरी एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड इज बायोडिग्रेडेबल, यस। नेक्स्ट वन, इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O है, इसके अंदर भी एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, यस। नेक्स्ट, इसके अंदर एस्टर है लेकिन ये आर ग्रुप, आप नोट करो जो पॉलीमर चेन है उसका हिस्सा नहीं है, दिस इज द आर ग्रुप। आर ग्रुप को ब्रेक होने की वजह से पॉलीमर चेन नहीं टूटेगा, तो दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। और सर जो कार्ड सी एक एडिशन पॉलीमर होगा फिर, हाँ, क्योंकि आर ये ग्रुप आ एडिशन पॉलीमर है, सी इज एन एडिशन पॉलीमर। और डी जो है, ठीक है, डी के अंदर CONH नजर आ रहा है, CONH का मौजूदगी का मतलब ये है कि ये अमाइड बॉन्ड हुआ और अमाइड बॉन्ड भी बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर बायोडिग्रेडेबल एक्सेप्ट फॉर सी, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर बायोडिग्रेडेबल एक्सेप्ट फॉर सी, यस, यस, नो एंड यस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू मोनोमर्स यूज्ड टू फॉर्म B। अब B को देखो इधर, फिजिक्स की क्लास में जरा पानी वानी पीने का ही टाइम देता। तो इसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू मोनोमर्स यूज्ड टू फॉर्म पॉलीमर B। पॉलीमर B इधर बना हुआ है, देखो एस्टर बॉन्ड कहाँ पर है, इसमें एस्टर बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास एक मोनोमर लेफ्ट पर हो गया, एक राइट पर हो गया, तो जो लेफ्ट पर है उसको बनाते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इधर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका पहला मोनोमर हो गया। और दूसरा मोनोमर जो है वो हुआ OH, ठीक है, CH2 अगर आपको आपकी थ्योरी याद है तो बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड और इथेन 1,2 डायोल, ये जो पॉलीमर B है ये एक्चुअली टेरिलीन है, ठीक है। अगर आपको याद है आपका थ्योरी, तो उसमें हमने ये दोनों मोनोमर्स यूज किए थे और हमने टेरिलीन का रिपीट यूनिट बनाया था, तो ये इन्होंने रिपीट यूनिट ऑफ टेरिलीन ही शो किया है बी में। नेक्स्ट C, a section of polypeptide was hydrolyzed by the following amino and the following amino acids identified, ठीक है, TUV 3 अमीनो एसिड आइडेंटिफाई किए इन्होंने। Which of the amino acids TU or V has the highest pH in aqueous solution? Explain why। ठीक है, हाईएस्ट पीएच इन एक्व सॉल्यूशन, इसके लिए वापस अमीनो एसिड्स को देखना होगा। हाईएस्ट पीएच, ये रहे अमीनो एसिड, ठीक है। पहला अमीनो एसिड में जो, सर वी की हाईएस्ट है। जी, इसमें आर ग्रुप ये है, इसमें आर ग्रुप ये है, और इसमें आर ग्रुप जो है वो ये है। अब बी का आर ग्रुप जो है उसमें NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप जो है वो आपका बेसिक ग्रुप है, तो वी विल हैव द हाईएस्ट पीएच, व्हाई, बिकॉज द आर ग्रुप हैज एन एडिशनल NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन इट व्हिच इज बेसिक इन नेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज state how many different dipeptides could be formed from a reaction mixture consists of amino acids T and U। T और U के साथ कितने डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स बन सकते हैं। तो वापस अमीनो एसिड्स को देखते हैं, T और U में कितने बन सकते हैं डाइपेप्टाइड्स। देखो, एक डाइपेप्टाइड बनेगा जिसमें दोनों T होंगे, ठीक है, T T एक डाइपेप्टाइड हो गया। दूसरा डाइपेप्टाइड होगा जिसमें T के साथ U लग जाएगा, ठीक है। तीसरा डाइपेप्टाइड होगा जिसमें U पहले आएगा, T बाद में आएगा। चौथा डाइपेप्टाइड बनेगा जिसमें U और U होगा। दीज आर द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो T और U मिलाकर बना सकते हैं। तो आपका जवाब होगा देयर आर 4 पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स दैट कैन फॉर्म यूजिंग अमीनो एसिड्स T एंड U। नेक्स्ट बोलो। होता कि NH2 पढ़ के NH2 तक से ये पीएच भरेगा ना। हाँ,
सही। Last part, polypeptides contain a high portion of carbon and hydrogen in their structures, yet many are soluble in water. By referring to the structure of a polypeptide, explain why. कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा हैं लेकिन वो soluble in water है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अमाइड बॉन्ड हो सकती है, ठीक है ना? बहुत सारे अमाइड बॉन्ड हैं, सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। और अगर अगर इनके अंदर जो आर ग्रुप है वो उसके अंदर कोई COOH या NH2 ग्रुप है तो उसमें और पानी में भी अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है? तो आप जवाब कैसे लिखोगे इसका? बाय रेफरिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड एक्सप्लेन बाय। आप लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs between water molecules and the many amide bonds present in the polypeptide chain, ठीक है? It Screen can also occur between the NH2 or COOH groups present in the R group and water। यानी अगर R ग्रुप में NH2 या COOH प्रेजेंट है वो पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से आपका जो पॉलीपेप्टाइड है वो सॉल्युबल रहता है।